हेलो दोस्तों, यूएसएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मानव श्वसन तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, जो कि वर्ग 10 में इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मानव श्वसन तंत्र को विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, जो कि 5 चरण में पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकता है कि इसका चित्र बनाइए, लंग्स का चित्र बनाइए, तो वही 5 चरण में पूछा जा सकता है। और अन्य सारे कंपटीशन में भी इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, यानी अधिकांशतः क्वेश्चन बायोलॉजी से ले इसी से आता है। देखिए हम लोग उसका क्वेश्चन कैसे आता है, बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है, सभी पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों इसमें हम लोग टॉपिक जानेंगे। इसमें देखिए क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, इसके पहले चर्चा कर लें। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं कि हम लोग का मानव श्वसन जो अंग है, आप लोग देखिए अच्छी तरह से जानते हैं कि श्वसन अंग कौन कौन से हैं। तो उस सबके बारे में जानेंगे कि मानव श्वसन अंग में जैसे ट्रेकिया हुआ, एपिग्लेटिस हुआ, नासिका हुआ, ये सब के बारे में जानेंगे। और फिर जानेंगे फेफड़ा जानेंगे, फिर जानेंगे हम लोग डायफ्राम कि जब मान लीजिए एक आदमी का एक्सीडेंट होता है तो बिना शरीर के बाहरी ढांचा खराब हुए ही वो कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, इस सब के बारे में जानेंगे। डायफ्राम उस समय क्या हो जाता है, या जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसका डायफ्राम कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो वो श्वसन जो होता है लेने में डायफ्राम की क्या श्वसन में कौन भूमिका निभाता है श्वसन की क्रिया में, इस सब के बारे में हम लोग आज चर्चा विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए जो कि सांस लेते हैं या जो श्वसन मार्ग होते हैं वह तो नाक और मुंह होते हैं। ये मार्ग होते हैं, इसमें अंग महत्वपूर्ण अंग नहीं बोल सकते, ये मार्ग होते हैं। मुंह को भी बोल सकते हैं, नाक को भी बोल सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मार्ग होता है नाक। क्योंकि कोई बोलता है नाक, तो मुंह कैसे हो सकता है, अगर हम नाक दाब देते हैं तो मुंह से भी सांस लेते हैं। देखिए दौड़ते हैं जो लड़के या लड़कियां एग्जाम की तैयारी करने के लिए दौड़ते हैं तो कभी कभी सांस लेते हैं, कभी कभी मुंह से भी सांस लेते हैं, या जब फिनिश मारते हैं तो नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं। तो इसे मुख्य जो द्वार होता है वो तो नाक होता है, जो कि मुंह के ऊपर होता है, जो कि मुंह के ऊपर होता है। नासिका में मतलब इसी का बोलते हैं नासिका। नासिका में कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। देखिए 2 छिद्र होते हैं नासिका में, 2 छिद्र होते हैं। और नासिका का अंदर जो कि छोटे छोटे क्या होते हैं, केस होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं, जो कि जितने भी बाहरी क्या होते हैं धूल कण धूल मिल जाते हैं तो, या जीवाणु फफूंदी विषाणु ये सब होते हैं, उनको क्या करते हैं, रुकने का काम करते हैं कि तुम मेरे श्वसन मार्ग में स्वस्थ शरीर में मन जाओ, फिर भी वो चला जाता है। देखिए फिर कौन रोकता है, तो ये श्वसन मार्ग में जाने से ये क्या करते हैं, जो होता है केस बाल, वो रुकने का मदद करता है। अब जो एक होता है हम लोग का नासिका की कपाट जो होता है, ये कपाट जो कि एक संवेदनशील अंग है। आँख 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, इसमें भी है, जो कि नाक का महत्वपूर्ण काम है पर नासिका का सूंघना। अगर ये नाक हम लोग का काम करना बंद कर दे तो बुझे कि किसी चीज की सेंट का गंध कैसा है, इसका गंध कैसा हम लोग नहीं सूंघ पाएंगे, यानी सूंघने की शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। जो कि कपाट पर थोड़ा सा भी चोट लगता है ना, तो कितना जोर से लगता है हम लोग को अंदाजा नहीं। सोचिए दोस्तों कि सृष्टि की कैसी देन है कि मानव ने कितना, मानव को या जितनी भी जीव जंतु उनके शरीर की संरचना कैसा किया है अद्भुत तरीके से, कि जो भी हम लोग भोजन खाते हैं तो उसका कुछ जो पाचन होता है वह अंतः शोषण भी होता है रक्त में, और कुछ जो बच जाता है अवशेष उसका कह सकते हैं निकास भी हो जाता है। जो कि हम पढ़ाए हैं, एक चैप्टर है मानव श्वसन पाचन, उसमें हम विस्तृत जानकारी दिए हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स कैसे होता है, अपेंडिक्स होने के कारण क्या है, अपेंडिक्स इस सब के बारे में बहुत चर्चा की है, उसको विस्तार पूर्वक कम से कम 40 मिनट का वीडियो है। तो देखते हैं कि जो श्वसन तंत्र, इस पर आज हम लोग खाली चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हैं तो जो हिचकी कैसी आती है, इसमें भी आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो जो कि नासिका ये क्या होता है, कपाट होता है, नासिका कपाट होता है। तो ये क्या करता है, इसमें से आधा लीटर प्रतिदिन, आधा लीटर क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। प्रतिदिन आधा लीटर कौन क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। प्रतिदिन आधा लीटर म्यूकस निकलता है, जो क्या करता है, चिपचिपा होता है। देखिएगा कभी नाक में उंगली लगाकर देखे होंगे आप लोग, या महसूस किए होंगे कि जब नाक में उंगली लगाते हैं तो चिपचिपा महसूस होता है। तो वो क्या करता है, अगर बाल से हम लोग का जो उसमें का धूलकन आया, कीटाणु आया, जो जीवाणु आया, वह अगर नहीं रोका तो क्या करता है, जाकर म्यूकस में क्या होता है, यहाँ पे रुक जाता है। सॉरी, यहाँ पे जो कपाट होता है इसमें क्या करता है, रुक जाता है, जो कि म्यूकस है उसे लुका देता है। और 5-7 दिन या 3-4 दिन पर हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से, जिसे बोलते हैं अक्टी क्या करते हैं, उसे निकाल देते हैं।
उसी बोलते हैं हम नॉक्टी या ऑक्टिक, जो भी बोले आप लोग, उसी को हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो अगर और इससे बचकर अगर मस्तिष्क यानी अंदर चला जाता है तो वही जो हम लोग को होता है सर्दी जुकाम होता है, जो 2.5 दिन के लिए चलता है। आप लोग गर्जियन बोलते होंगे कि धैर्य रखिए 2.5 दिन में ठीक हो जाएगा, जो कि हम लोग का दिमाग को बुझेगी, फ्रेश हो जाता है सर्दी के माध्यम से। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं श्वसन अंग। तो देखिए इसमें होता क्या है, स्तनधारी, स्तनधारी अब किसे बोलते हैं, तो स्तनधारी हम लोग बोलते हैं जो अपने बच्चे को क्या पड़े दूध पिला दे। और स्तनधारी में भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कंगारू का एक अलगे होता है। तो स्तनधारी जो होता है वो सांस लेते हैं फेफड़ा से। और स्तनधारी किस अंग से सांस लेते हैं, तो फेफड़ा से लेते हैं। और जो कीट होते हैं, चाहे वो चींटी हो, तिलचट्टा हो, शुगा हो, या कुछ भी कीट होते हैं, कीट, ठीक है, उनका सांस जो होता है ट्रेकिया, जिसे ये बोलते हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया होता है उनका। और बाहरी जो कंकाल होता है ना, जितने भी कीट होते हैं उनका बाहरी कंकाल पाया जाता है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे तिलचट्टा का स्पर्श कीजिएगा, देखिए ऊपर से हार्ड रहेगा, मांसपेशी से नहीं रहेगा। चींटी का भी कीजिएगा, अपने आकृति के अनुसार, अपना जिस रूप के उस रूप के अनुसार उसका मजबूत उतना हड्डी है। मच्छर का भी है, मच्छर में बाहरी कंकाल पाया जाता है, हड्डी। और वो भी किससे सांस लेता है, ट्रेकिया से लेता है। जितने भी कीट है वो सांस लेते हैं हम लोग को ट्रेकिया से, याद रखिएगा, कीट पूछे ट्रेकिया। अब जलीय जीव है वो कोलोम, कोलोम बोले तो गिल्स, तो देखिए गिल्स से सांस लेते हैं। जैसे मछली के देखिएगा मुंह के बाहरी तरफ होता है गिल्स, जो कि जल में सांस लेती है। अब जल किससे बना होता है आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, H2O, ठीक है, H2O से बना होता है जल। तो जो जल में ऑक्सीजन घुला होता है उसी की सहायता से जलीय जीव, मछली जो हुआ, ये सब क्या करते हैं, अपना श्वसन करते हैं। और एक मेढक जो है, मेढक 3 प्रकार से श्वसन करता है। मेढक कितने प्रकार से श्वसन करता है, 3 प्रकार से श्वसन करता है। जब मेढक छोटा रहता है तो शायद उसे ट्रेडपोल बोलते हैं। तो उसे हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो उसे अधिकांश तो क्या बोलते थे, मछली है। लेकिन फिर जब बड़े हुए देखे अरे इसमें तो गोर भी है, देखना छोटे छोटे जो बेंग होते हैं, ट्रेडपोल जो बोलते हैं, उसमें पैर होते हैं, जो कि बोलते हैं हम लोग गरई मछली होती है, उसकी ही आकृति जैसा होते हैं। तो उनमें उस समय वो लोग का किससे सांस लेते हैं, क्लोम यानी गिल से सांस लेते हैं। लेकिन जैसे ही मेढक के बड़े होते हैं, क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो भूमि पर अगर रहते हैं, किस पर, भूमि पर रहते हैं, तो लेते हैं फेफड़ा। देखना मुंह फूला होता है, एकदम फूलता है, पुचकता है, तो किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं। और अगर भूमिगत यानी जमीन में जाते हैं अपने को बचाने के लिए, जहाँ पानी कम होने लगती है, अपने देखिएगा वो धंसने लगते हैं, वो अपने आप को बचाने के जब जमीन के अंदर आते हैं तो सांस लेते हैं त्वचा से। देखिए उनमें कितना अच्छा गुण है। अगर जमीन के अंदर रहेंगे तो त्वचा से, देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि जमीन के अंदर रहेंगे तो त्वचा से, भूमि पर रहेंगे तो फेफड़ा से, बचपन में तो गिल से यानी कोलोम से लेवे करते हैं। और देखिए जो मेढक, एक इंपॉर्टेंट इस पर बात जान लीजिए कि बरसात के मौसमों में मेढक क्या करते हैं, टरटराहट की आवाज आती है मेढक की, टर 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 इस तरह से बोलते हैं। तो किस कारण से बोलते हैं, तो मैथुन की क्रिया के लिए। किसके लिए, तो मैथुन के क्रिया के लिए टरटराहट की आवाज वे लोग निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग नासा मार्ग के बारे में पढ़ चुके हैं कि नासा मार्ग होता क्या है, कि नासा मार्ग जैसे हम लोग, नासा मार्ग होता क्या है कि नासा मार्ग, मान लीजिए कि नासा मार्ग हम लोग नाक के माध्यम से सांस ले रहे हैं, वो हम लोग का कहाँ आया है, गला में आ गया है सांस। अब जो गला में आया है, देखिए यहाँ पे गला कितने भागों में बटा होता है, यहाँ से देखिए जो भागा है ना, ये तो होता है यहाँ पे, बुझिए ये आ रहा है हवा फेफड़े में, और यहाँ पे जो होता है, यहाँ एपिग्लिटिस होता है, एपिग्लिटिस होता है, और ये जाता है खाना है, भोजन, जो कि हम पढ़ाए हैं बहुत अच्छा से पाचन तंत्र की क्रिया, मानव पाचन तंत्र की क्रिया में, तो वहाँ पे आता है। और एपिग्लिटिस भी बहुत भूमिका निभाता है। यानी गला जो होता है नासिका बेसन के क्या होता है, पीछे वाले भाग में होता है, यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। अब लेडिंग्स पर आ गए हैं, यानी एपिग्लिटिस के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह देखिए, यह श्वसन अंग का ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, यानी ग्रसनी जो हो, ग्रसनी और ट्रेकिया, इसको जोड़ने के यहाँ पे काम कर रहा है। ट्रेकिया और ग्रसनी के जोड़ने का काम लेडिंग्स का करने वाला है। ये होता क्या है, अब हिचकी कैसे आती है, यहीं पर अब क्लियर होने वाला है। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी किसी की याद में हम लोग ऐसे सो जाते हैं, या उसमें भोजन भी करने लगते हैं, या क्या होता है कि हम लोग जब जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो क्या होता है, खाना इकट्ठा रहता है,
तो एपिग्लोटिस कहता है अरे हम तुमको इधर दे दो, कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, तो क्या करता है अपना बंद नहीं कर पाता है, क्योंकि एपिग्लोटिस का काम क्या है, वो एपिग्लोटिस होता क्या है, तो एक पतला होता है पत्ती, पत्ती देखे होंगे पेड़ पौधा का पत्ती, उसके समान होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि आप जब से भोजन किए वो बंद कहता है, भोजन कर रहे हैं तो बंद, यानी श्वसन मार्ग में नहीं जाने देंगे, जब तुम्हारा काम है भोजन द्वार में जाने के लिए, ठीक है। तो भोजन द्वार में जाने देता है, बाई चांस उसमें अगर आपका खाने का अन्न यानी दाना अगर उसमें से आ गया तो कहेगा श्वसन मार्ग फेफड़ा वाला, अरे मेरा तो काम क्या है श्वसन का, अन्न कहाँ से आ गया, मेरा तो भोजन वाला पचाने चलने का काम नहीं है। वो फिर क्या करता है, इसको हवा के माध्यम से छेलता है, जो हम लोग हुचकी लेने लगते हैं, और जब तक छेलता रहता है तब तक कि अन्न क्या हो, बाहर ही न चला जाए। इसलिए हम लोग पानी पीते हैं कि चल जाए उसमें, या हम लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो वही होता है एपिग्लोटिस, जो कि बहुत ही मदद करता है, भूमिका निभाता है। अगर कभी कभी अंदर भी चला जाता है तो नाक के माध्यम से भी दिखेगा कि अन्न बाहर निकल जाता है। और हम लोग आते हैं ट्रेकिया, लेरिंग्स, ग्रसनी को ट्रेकिया जोड़ता है। कार्य इसका देखिए, लेरिंग्स का कार्य मतलब जो ये लेरिंग्स है, इसका कार्य हम बोल रहे हैं, ये मारकर ध्वनि उत्पादन मत करना ना, जीभ के तो मुंह के तो अंदर बहुत से भाग हैं कि ओठ द्वारा, जीभ द्वारा, और तलवा द्वारा, इस सब से होता है, लेकिन जो लेरिंग्स होता है उसका महत्वपूर्ण कार्य कोई पूछे तो बताइएगा ध्वनि का उत्पादन करना। इसके द्वार पर एक पतला पत्ती के समान कपाट होता है जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये जो इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। इसका आकार कैसे होता है, यह पतला पत्ती के समान कपाट जैसा होता है, पतला पत्ती के समान कपाट जैसा होता है, इसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। और एपिग्लोटिस तक ले आ गए, गाला तक ले आ गए, लेरिंग्स तक ले आ गए। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपने समझ में आ गया होगा। यानी आप लोग लिखिएगा इसके बारे में कि मुंह द्वार के ऊपर नासिका होती है, नासिका में 2 छिद्र होते हैं, इसमें बाल होते हैं जो कि जीवाणु विषाणु से कटने से रोकते हैं, नासिका कपाट होता है जो कि इसमें म्यूकस स्रावित होता है, जो कि उससे जो अवशेष बच जाते हैं वो भी रुकने का काम करता है। फिर उसके बाद से जो नासिका वैषम है उसके पीछे द्वार को गला कहते हैं। अब गाला और ट्रेकिया को जोड़ने वालों को लेरिंग्स कहते हैं। अब ट्रेकिया का महत्वपूर्ण कार्य, और ट्रेकिया पर हम लोग चलने वाले हैं, तो ट्रेकिया के बारे में हम लोग कि पढ़ेंगे, ट्रेकिया होता क्या है इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए जो ट्रेकिया होता है, ये ट्रेकिया जो है यह क्या करता है, अब आ रहा है, अब ये कितने भागों में, यहाँ तक तो ट्रेकिया बोल रहा है, और जैसे ही ये 2 भागों में बटा है, क्योंकि मानव शरीर का फेफड़ा कितने भागों में बटा है, 2, यानी एक जोड़ा होता है फेफड़ा मानव शरीर का, होता है ना एक जोड़ा जो कि लाल रंग का होता है, तो 2 भागों में बटा है, तो ट्रेकिया 2 भागों में बटा है। और देखिए यहाँ से और इंटरेस्ट बात तो आने वाली है कि दाएं फेफड़ा आप लोग कहता है कि बड़ा होता है, दाएं फेफड़ा में गोली लग गया तभी मर जाता, बाएं क्यों लगा तो जियो का असर बा, तो दाएं क्यों लग जाता तब मर जाता है। दाएं फेफड़ा सबसे अधिक काम करता है, अभी इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए कैसे कैसे कि जब दाएं फेफड़ा ये बायां और दाएं में बढ़ जाता है, यानी ट्रेकिया जो होता है वो बायां और दाएं में बढ़ जाता है, और जब जैसे ही बढ़ता है पतले पतले में तो इसे बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। और देखिए जो ब्रोंकस है, ये यहाँ तक समझ गए ना कि ये ब्रोंकस है, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे ब्रोंकस, यानी ट्रेकिया का 2 भागों में बटना ब्रोंकस, ठीक है। अब देखिए ब्रोंकस है जो कि अब ब्रोंकस भी छोटे छोटे भागों में बट रहा है। देखिए जो ब्रोंकस जो है छोटे छोटे भागों में बट रहा है, तो बायां की ओर तो 2 भागों में बढ़ता है, दाएं की ओर 3 भागों में बढ़ता है, क्योंकि दाएं तो बड़ा है, उधर 3 भागों में, बायां छोटा है तो 2 भागों में, बायां छोटा है तो 2 भागों में, दायां बड़ा है तो 3 भागों में, याद रखिएगा। तो ये 2 भागों में बढ़ता है, जिसे जब ब्रोंकस बढ़ता है, ट्रेकिया बढ़ता है तो ब्रोंकस कहते हैं, ट्रेकिया बढ़ता है तो ब्रोंकस कहते हैं, और ब्रोंकस बढ़ता है तो ब्रोंकिओल्स कहते हैं, ब्रोंकस बढ़ता है तो ब्रोंकिओल्स कहते हैं। और देखिए ब्रोंकिओल्स जो होता है और महीन महीन क्या होने लगता है, वो भी संरचना में बंटने लगता है, वो भी रसधानी के रूप में बंटने लगता है। तो उससे हम लोग देखिए क्या बोलने लगते हैं, वायुकोष्ठिका। क्या बोलने लगते हैं, वायुकोष्ठिका। और जो हम लोग का श्वास नली की लंबाई होती है, ये जो श्वास नली की लंबाई होती है यह होती है 11 सेंटीमीटर लंबी। कितना होता है, 11 सेंटीमीटर लंबी तथा 16 mm व्यास का ये जो हम लोग का होता है ट्रेकिया, ये होता है। और ये ट्रेकिया जो होता है 16 mm, ये जो ट्रेकिया है 16 mm व्यास का क्या होता है, यह
ट्रेकिया होता है, इसकी लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। 16 mm के इसका क्या होता है? व्यास होता है। अब यहाँ पे आगे ट्रेकिया जो बढ़ता है वो 2 भागों में, उसे कहते हैं ब्रोंकस। और ब्रोंकस जब अपने भागों में बढ़ता है तो उसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। दाएं भाग की ओर 2 भागों में बढ़ता है, सॉरी दाएं में भागता है 3 और बाएं में 2। दाएं फेफड़ा बड़ा, बाएं फेफड़ा छोटा, ठीक है। अब देखिए कि जो ब्रोंकियोल्स है वो क्या करते हैं? छोटे छोटे अब वो भाग में बढ़ते हैं तो कहते हैं हम लोग वायु कोष्ठिका। क्या कहते हैं? वायु कोष्ठिका। और दोनों फेफड़ों में करीब कितने वायु कोष्ठिका होते हैं? तो 3 × 10⁸ वायु कोष्ठिका होते हैं। 3 × 10⁸ वायु कोष्ठिका होते हैं। दोनों फेफड़ों में मिलाकर 3 × 10⁸ वायु कोष्ठिका होते हैं। और जो देखिए आप लोग एक विषम का स्थान खाली, उसे क्या बोलते हैं? तो हृदय का स्थान है। ये हृदय है, यहाँ पे हार्ट है हम लोग का शरीर का, यहाँ पे हार्ट है। अब हम लोग चलेंगे फेफड़ा के बारे में पढ़ने के लिए। ट्रेकिया हम लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर, व्यास 16 mm की होती है। ट्रेकिया 2 भागों में बटा होता है जिसे कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस फिर भागों में बटा होता है, फिर कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो कि छोटे छोटे संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं वायु कोष्ठिका। आशा करते हैं कि अभी समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं फेफड़ा के देखिए रंग जो होता है लाल होता है। फेफड़ा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इनकी नहीं कहते हैं हार्ट, सॉरी लंग्स लाल होता है। यह स्पंज के समान होता है। कैसे होता है? स्पंज के समान होता है। देखिएगा ना, शायद भोजपुरी में से हम लोग देखिएगा, छोड़िए हटाइए। तो यह रंग, इसकी रचना स्पंज के समान होती है तथा दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़ा की तुलना में बड़ा होता है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। इसमें रुधिर कोशिका, इसमें बहुत सारे रुधिर होते हैं, अभी बताएंगे उनका परिवहन का क्या काम है। यहाँ पर O2 यानी ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है और C2 बाहर निकलता है। तो देखिए O2 को ऑक्सीजन, O2 मतलब जो ऑक्सीजन है उसको शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में ले जाने का काम करता है हम लोग का लाल वर्णक हीमोग्लोबिन। लाल वर्णक हीमोग्लोबिन, ठीक है। वो लाल वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को ले लेता है, 70 से 80% ले लेता है। और जो 10 से 20% जो बचता है वह क्या होता है कि CO2 को भी वो ले जाता है। और CO2 को ले जाने के लिए और सार भी है, प्लाज्मा है, ये सब भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का रुधिर जो शरीर कोशिकाएं तो बहुत सारे सभी को बने, तो सभी कोशिकाओं में क्या करता है वो ले जाता है हम लोग को हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को फेफड़ा से अब सभी कोशिकाओं में लेकर चला गया और बाहर निकलेगा। बीच में अभी चर्चा करेंगे। अब जो कि प्यूरल मेम्ब्रेन यानी पेराइटल फ्लोरा के बारे में हम किए हैं, आप लोग फिगर ही सब दिमाग में घुसा लेना है। फिगर जैसे भारत के मानचित्र के हम लोग नाक्शा घुमाए हैं अपने चैनल पर, वैसा ही घुसा लेना है इसको। मुंह देखिए, मुंह, नसकाबेम, गला, ट्रेकिया, लैरिंक्स, फेफड़ा, ब्रोंकस, ब्रोंकियल्स, वायु कोष्ठिका। और वायु कोष्ठिका के ऊपर देखिए एक महत्वपूर्ण संरचना है जिसे पेराइटल फ्लोरा यानी प्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह क्या होता है? एक झिल्ली जैसी रचना होती है जो फेफड़ा को घिरा रखता है। देखिए फेफड़ा क्या कर रहा है? घेर कर रखा है। झिल्ली जैसी क्या है? इसकी संरचना है। आप लोग चित्र को दिमाग में रखिएगा। अब क्या होता है जो कि हम लोग जान चुके हैं कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे शरीर के खून तो क्या है सभी शरीर में फैला हुआ है। एक ऊतक है, संयोजी ऊतक है। अब डायफ्राम, यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब डायफ्राम, अब देखिए एक्सीडेंट वाला बात आने वाला है। डायफ्राम कि जब हम लोग को कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है कि शरीर के बाहरी ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ है तो आदमी कैसे मर गया? तो जानते हैं उसको तेजी से इसमें क्या लगा है? गाड़ी धक्का मारी है। तो उसको क्या होता है कि डायफ्राम क्या होता है? ये भी तो ऊतके है, हड्डी नहीं है कि टूट जाएगा, सिर्फ डैमेज हो जाता है। तो देखिए जब हम लोग श्वासन लेते हैं ना, तो लेने को तो ले लिए, लेकिन बाहर निकालने के लिए फेफड़ा के पास उतना क्षमता नहीं है कि बाहर निकाले। तो डायफ्राम ही यहाँ है जो उठता है, ठेलता है बाहर निकालने के लिए, बहुत भूमिका निभाता है। लेते हैं हम और डायफ्राम निकालता है। इन्ना की ले लिए और रोके तो नहीं निकलेगा फेफड़ा से। फेफड़ा बहुत ही जो है कोमल अंग है, जो कि हम लोग का ये पसली है, ये सुरक्षा दिलाता है। इस तरह कहते हैं आओ आओ हमारे में ताकत है, चाहे कुछ भी है, इस तरह से बोलते हैं। आओ हम आज फर्स्ट आने वाले हैं, तो अपने ईश्वर बोलते हैं। लेकिन अगर ये सब कार्य आप फेफड़ा मार दीजिए ना, आप तुरंत मर जाएगा, क्योंकि इतना दर्द सहने लायक नहीं है, ठीक है। पसली उसको सहायता देता है। तो आप लोग जाने कि जब एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है कि पसली यहाँ पे क्या हो, डैमेज हो गया हो, तो हम लोग मनुष्य बाहरी सुरक्षा बिना घायल हुए ही मर जाता है, क्योंकि सांस तो ले लेगा लेकिन उसे बाहर ढकेलने के लिए हिम्मत नहीं मिलेगा, क्योंकि डायफ्राम क्या है, डैमेज है। तो कैसे बाहर खेदेगा हवा को? नहीं खेद पाएगा। तो जब खेदबे नहीं करेगा तो लेबे कैसे करेगा?
ठीक है। तो अब होता है हम लोग का श्वासोच्छ्वास की क्रिया। और देखिए गर्भवती महिलाएं पर भी हम लोग छोड़ दिए। तो गर्भवती महिलाओं में क्या होता है कि जो उसका क्या होता है, जो होता है हम लोग का डायफ्राम वो नीचे तरफ हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि उनका जो पसलिया होता है वो बाहर निकालने में सांस को क्या करता है, मदद करता है। अगर बाई चांस पसली डैमेज हो जाए तभी गर्भवती महिला की मृत्यु हो सकती है श्वसन दर के चलते, नहीं तो इस तरह से नहीं होने वाली है। अब चलते हैं हम लोगों को, हम लोग जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है अब श्वासोच्छ्वास की क्रिया। यह एक निश्वासन एक उच्छ्वासन। देखिए उच्च श्वासन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है निश्वासन, निश्वासन, निश्वासन और निश्वासन। देखिए निश्वासन और निश्वासन कंफ्यूजन है, इसलिए उच्छ्वासन, ये उच्छ्वासन को या निश्वासन के बते बराबर है। इंग्लिश में तो आसान है, एक्सपीरिएशन और एक्सपीरिएशन, ठीक है, सॉरी इंस्पिरेशन और एक्सपीरिएशन, ठीक है। तो अब निश्वासन में होता क्या है कि जब हम लोग सांस लेंगे तो वक्ष जो गुहा है उसका आयतन बढ़वे करता है। देखिए बढ़ा तो आयतन बढ़ता है, इसमें हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक क्या होता है, वायु शरीर के दाब के भीतर या बराबर ना हो जाए। हम लोग देखिए ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कब तक ये बढ़ रहा है, जब तक हमारे जो शरीर का दाब है और बाहरी का दाब है वो शरीर के भीतर का दाब और बाहर के दाब क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक ही सांस ले सकते हैं। उससे बेसी हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं। हम उच्च श्वास पर आते हैं। उच्च श्वास में होता क्या है कि देखिए इसी में होता है कि जितना हम सांस लिए उसको क्या करना, बाहर निकाल देना। जिस मार्ग से हम लोग सांस लिए हैं उसी मार्ग से बाहर निकालना उस श्वास की क्रिया में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि सांस लेने और छोड़ने में लगभग 500 मिलीलीटर प्रतिदिन हमारे शरीर से क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। आप लोग सोचेंगे वाह इतना, सांस लेने और छोड़ने में 400 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर क्या होता है, पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इसलिए तो बोला जाता है कि 5 से 6 लीटर पानी पीजिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं कि एक बार सांस लेने की क्रिया कितने सेकंड में होती है, 5 सेकंड में। सांस लेने की क्रिया मतलब बोले तो लेने और छोड़ने दोनों होता है, श्वसन क्रिया बोल सकते हैं। श्वसन क्रिया में एक बार श्वसन क्रिया नहीं होता है कि एक स्वस्थ मनुष्य 72 बार उसकी धड़कन धड़कता है, ठीक है, 72 से 80 बार ऐसा होता है। तो अब श्वसन की क्रिया जो होती है वो 5 सेकंड, यानी देखिए 3 सेकंड जो होता है हम लोग का, 3 सेकंड होता है लेने में और 2 सेकंड होता है छोड़ने में। 3 सेकंड लागने में कितना है, 5 सेकंड की होती है। एक बार के अगर हम लोग ले रहे हैं श्वसन वाला क्रिया तो वो होता है 5 सेकंड में, यानी 3 बार निश्वासन और 2 बार 3 सेकंड निश्वासन और 2 सेकंड उच्छ्वासन की क्रिया होती है। अब हम चलते हैं गैसों का परिवहन। तो गैसों का यानी O2 और CO2 फेफड़े से शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आना गैसों का ही परिवहन कहलाता है। यानी सांस लिए वो हमारे फेफड़े में पहुंचना, फिर इसके माध्यम से शरीर में पहुंचना, फिर शरीर के माध्यम से फेफड़े में पहुंचना, फिर फेफड़े के माध्यम से बाहर निकलना श्वसन का ही परिवहन कहलाता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब अंदर जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लिए तो वायुमंडल में देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.9%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं वायुमंडल में इतना है। तो चलो हम भी सांस लिए तो हम लोगों का नाइट्रोजन उतना ही गया, ऑक्सीजन 21% गया और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% गया। लेकिन जैसे ही छोड़े तो कुछ उपयोगी चीज तो अंदर रहना चाहिए ना भाई। अब छोड़े तो देखिए नाइट्रोजन जितना लिए उतना छोड़ दिए, इतना याद रखिए, नाइट्रोजन जितना लिए उतना छोड़ दिए। अब ये दोनों खाली याद रखना है क्योंकि कंपटीशन में क्यों पूछता है कि ऑक्सीजन छोड़ते कितना है, तो ये तो उपयोगी है, ये तो उपयोगी है, तो 4% तो लेंगे, 4% लेंगे यानी 17% ही छोड़ते हैं। और जो 0.03 यानी बहुत कम मात्रा में लिए थे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग अब अधिक मात्रा में इसको छोड़े, क्योंकि जब छोड़ते हैं तो देखिए गर्म हवा निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गर्म होता है, वो क्या करते हैं हम लोग उसे 4% के रूप में निकालते हैं। अर्थात देखिए वायुमंडल में से 0.03% सांस में ले रहे हैं और 4% क्या कर रहे हैं, इसे छोड़ रहे हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम लोग का रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर O2 ऑक्सीजन के कोशिकाओं तक पहुंचाता है। बुझिए कि बार बार जितने ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उसका जो 350 लीटर है, बुझिए कितना है,
जितना सांस है उसका 350 लीटर जो है हम लोग का जो रक्त होता है वो पहुंचाने, शरीर के सभी भागों में, कोशिकाओं में पहुंचाने में मदद करता है, जो कि बाद में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत भूमिका निभाता है, जिसे बिजली का घर भी कहते हैं, कोशिकाओं का बिजली का घर भी कहते हैं, जो कि 97% यानी 0.2% हीमोग्लोबिन द्वारा, अर्थात ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन 97% हमारे शरीर में जाता है, और रुधिर प्लाज्मा द्वारा 3% जाता है। 97% हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन भेजता है, और 3% जो है, पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन शरीर के कितना परसेंट भाग में ऑक्सीजन भेजता है, तो 97%, और 3% रुधिर प्लाज्मा भेजता है। और जानेंगे हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक कि नाइट्रोजन आ गए। और फेफड़ा देखिए, आप लोग कहे होंगे कि श्वसन जब होता है तो आपके गार्जियन समझाए होंगे कि किसी जो सिगरेट पी रहा है, कोई धूम्रपान कर रहा है, उसके साथ मत रहो, स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। क्या है हानिकारक है कि देखिए, जब किसी भी पदार्थ को जब जलाएगा तो उससे क्या, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और हीमोग्लोबिन देखिए कितना खतरा है। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन से ज्यादा ना वो सोचता है ना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर लें। तो वही जो हम लोग सिगरेट, हम लोग दिमाग में रहता है कि हम लोग नहीं लेंगे, उसका गंध नहीं लेंगे, लेकिन देखिएगा जब हम लोग उसका जब जाता है गंध तो मतलब जाता है कि अंदर गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करने की क्षमता उसकी अधिक होती है, यानी इच्छा उसको ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप लोगों को सलाह दी जाती है कि कोयला जो जलाते हैं उसको रूम में बंद करके ठंडक दिनों में न सोइए, क्योंकि जो उसका धुआं है आपके लिए क्या होगा, सेहत के लिए हानिकारक होगा। सिगरेट का धुआं क्या है, उसके लिए सेहत के लिए हानिकारक होगा। ये सब आप लोग को समझाया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को इस वीडियो से आप लोग जो कि मानव श्वसन तंत्र है इसको आप लोग विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।